Hello dear students, this is your teacher श्याम वशिष्ठ। कोस्ट अकाउंटिंग के आपके 6 सेमेस्टर के सिलेबस के हिसाब से हमने जो चैप्टर आपका शुरू करवाया हुआ है वो है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स, और इसके 2 लेक्चर मैं आपको दे चुका हूँ, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग 1 और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग पार्ट 2। आज हम इसका 3rd लेक्चर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग पे हम करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में जो कोस्ट हैं और जो फॉर्मेट है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, जो चीज़ें क्रेडिट और डेबिट साइड में आती हैं, वो सारी चीज़ें डिटेल में हमने की थी। और हमने ये कहा था कि जो कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसके ऊपर हम लाभ हानि की गणना किस तरह से करते हैं। आज हम बात करेंगे इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स की। देखिए, यदि कॉन्ट्रैक्ट अपूर्ण है यानी इनकम्प्लीट है, यानी 1 साल से ज़्यादा तक वो चलता है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है उसके क्रेडिट साइड में हम प्रमाणित कार्य और अप्रमाणित कार्य का योग यानी वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड का टोटल बाय वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट के तहत दिखाते हैं। आपके क्वेश्चन में आपको वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड दोनों की राशि दी जाती है, वो अमाउंट दिया हुआ होगा। यदि प्रश्न में दोनों में से एक या दोनों अमाउंट आपको नहीं दिए हुए हैं, यानी वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड दोनों ही अगर नहीं दिए हुए हैं, तो कुछ ना कुछ इस तरह के हिंट और कुछ संकेत इस तरह के आपको दिए हुए होंगे जिनके आधार पर हम वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड दोनों की राशि को, दोनों के अमाउंट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जहाँ तक जर्नल की बात है, जर्नल में हम उसकी एंट्री क्या करेंगे, यानी जब इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट है और सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड वर्क का टोटल हम वर्क इन प्रोग्रेस के तहत क्रेडिट साइड में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का दिखाते हैं, तो जनरल एंट्री क्या बनेगी इसकी जनरल एंट्री बनेगी वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बीइंग रिकॉर्ड ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। और जैसे मैंने बताया, वर्क इन प्रोग्रेस के 2 हिस्से, वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड, तो उसके अमाउंट से वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ये इसकी जनरल एंट्री हुई, और इस जनरल एंट्री के हिसाब से ही हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट लिखते हैं, जिसके ए और बी 2 हिस्से होंगे। इसमें एक में वर्क सर्टिफाइड आएगा, दूसरे में वर्क अनसर्टिफाइड आएगा। अब सवाल उठता है कि वर्क इन प्रोग्रेस है क्या। देखिए, वैसे साधारण भाषा में इसे चालू कार्य यानी जो अभी काम चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क नॉट येट कंप्लीटेड, दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की आवश्यकता है, ये एक विशेषता है कि कई सालों तक जब विस्तार किया जाता है ठेके का, तो वहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस का हम इस्तेमाल करते हैं। इसी विशेषता के कारण ठेके के पूर्ण होने तक जो उचित लाभ है उसका निर्धारण करना कठिन हो जाएगा। बिल्कुल। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसलिए एक लेखा वर्ष जो आपका फाइनेंशियल ईयर है उसकी समाप्ति पर कुछ काम पूरा हो चुका होता है, कुछ अधूरा रह जाता है। इसलिए ठेके का जो संपूर्ण काम जब तक पूरा नहीं हो जाता है, तब तक हर एक फाइनेंशियल ईयर की समाप्ति पे जो अपूर्ण काम है यानी वर्क इन प्रोग्रेस है, ये काम आता है हमें, और इसे ही हम वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से जानते हैं। इसमें हम वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड दोनों लिखेंगे। इसके 2 हिस्से मैंने आपको बताया वर्क इन प्रोग्रेस के। पहला है आपका वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड क्या होता है? देखिए, जब कॉन्ट्रैक्ट चलता है किसी भी चीज़ का, जैसे मैंने बताया था, कॉन्ट्रैक्ट हाउसिंग सोसाइटी के लिए हो सकता है, सड़क बनाने के लिए हो सकता है, पुल निर्माण के लिए हो सकता है, अलग अलग रेलवे की पटरियाँ, और बहुत सारे मैंने आपको ये एग्जांपल्स दे करके ये बताया था कि ठेका या कॉन्ट्रैक्ट किस तरह का हो सकता है। यदि ये जो ठेका है, कॉन्ट्रैक्ट है, लंबी अवधि का होता है, 1 साल से ज़्यादा समय तक चलता है आमतौर पे, तो जो ठेकेदार है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, वो ठेके भुगतान के लिए जब तक ठेका पूरा ना हो जाए तब तक तो इंतज़ार नहीं कर सकता, क्योंकि कोस्ट तो वो अपनी जेब से लगा रहा है, पैसा खर्च कर रहा है। तो इसलिए क्या करता है, समय समय पर ठेकेदार को भुगतान के लिए जो कॉन्ट्रैक्टी है उसका सर्वेक्षक यानी सर्वेयर समय समय पर उस साइट पे जाएगा, और सर्वेक्षक किए गए जो काम है आपकी, उसकी वो जांच करेगा, और उसके हिसाब से जितना वर्क आपका सर्टिफाइड है उतनी कीमत का, यानी जितना काम आपने वास्तव में कंप्लीट कर लिया बतौर ठेकेदार, तो उसके हिसाब से
उतने मूल्य का, जैसे मान लीजिए 5 लाख का ठेका था और आपने 40% आपने काम पूरा कर लिया है, तो जो 40% है इसका वो वर्क सर्टिफाइड का वर्क कंप्लीटेड, ठीक है, तो वर्क सर्टिफाइड का वो आपको एक प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट दे देगा। इसे प्रमाणित कार्य के नाम से जाना जाता है, यानी दिस इज कॉल्ड वर्क सर्टिफाइड। जो प्रमाणित कार्य है यानी वर्क सर्टिफाइड है, उसकी गणना हमेशा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे की जाती है, ये ध्यान रखना चाहिए। जो सर्टिफाइड वर्क है, वर्क सर्टिफाइड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, इसलिए इसमें लाभ भी शामिल होता है। इज दैट क्लियर? इसमें प्रॉफिट शामिल होता है, किसमें? वर्क सर्टिफाइड में। जो कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस हैं, जो शर्तें हैं, उनके आधार पे आर्किटेक्ट के द्वारा जो वर्क सर्टिफाइड है उसके आधार पे जो कॉन्ट्रैक्टी है उसका एक भाग वर्क सर्टिफाइड का एक एडवांस वो कॉन्ट्रैक्टर को दे देता है। वर्क सर्टिफाइड का एक निश्चित परसेंटेज, जैसा भी कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड हुआ है उसके हिसाब से उसको दे देता है और कुछ हिस्सा रख लेता है। अब जो रख लेता है जिस हिस्से को, उसको हम बोलते हैं रिटेंशन मनी, हिंदी में जिसे कहेंगे अवरोध धन, ठीक है। अब ये अवरोध धन क्या होता है? जैसे मैंने बताया कि आर्किटेक्ट के द्वारा जो वर्क सर्टिफाइड है उसके लिए कॉन्ट्रैक्टी पूरी धनराशि का भुगतान नहीं करता। सारा अमाउंट तो वर्क सर्टिफाइड का यूं कहीं दे नहीं देता वो कॉन्ट्रैक्टर को, उसमें से कुछ भुगतान वो स्वयं के लिए रोक लेता है। वो किस लिए रोकेगा? पर्पज़ क्या है भाई? कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा कोई गलती हो जाती है तो उसके जोखिम को सुरक्षित करने के लिए, उसको रिस्क फ्री करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्टी है उसमें से कुछ भुगतान रोक लेगा ताकि उसमें से उसे पूरा किया जा सके। इसे हम कहेंगे रिटेंशन मनी। यदि कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई मिस्टेक जानकारी में आती है तो अवरोध धन का कुछ हिस्सा देने के लिए वो मना कर देगा ठेकेदाता यानी कॉन्ट्रैक्टी। तो ठेकेदार ने वो त्रुटि कर दी है, दूर कर दी है, तो उसको पैसा दे देगा। यानी जब तक वो कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी के द्वारा लगाए गए ऑब्जेक्शंस को ठीक नहीं करेगा तब तक वो रिटेंशन मनी अपने पास रखेगा। यदि प्रश्न में ये दिया हुआ है कि कॉन्ट्रैक्टी ने आपके वर्क सर्टिफाइड का 20% रोका है, तो ये माना जाएगा कि उसने वर्क सर्टिफाइड का 80% कॉन्ट्रैक्टर को भुगतान कर दिया है। इज दैट क्लियर? इफ 20% इज रिटेंशन मनी, देन दिस मीन्स दैट द कॉन्ट्रैक्टी हैज पेड 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड टू द कॉन्ट्रैक्टर। इज दैट क्लियर? बिल्कुल, इसमें कोई मेरे ख्याल से कोई शंका नहीं होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि वर्क सर्टिफाइड के अमाउंट की कैलकुलेशन हम किस तरह से करेंगे। देखिए, जो वर्क सर्टिफाइड है उसकी राशि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम दिखाते हैं किसके? वर्क इन प्रोग्रेस के अंतर्गत, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस के मैंने बताया कि दो हिस्से हैं, एक वर्क सर्टिफाइड और एक वर्क अनसर्टिफाइड। तो वर्क सर्टिफाइड भी नेचुरली इसके वर्क इन प्रोग्रेस के नीचे दिखाया जाएगा पहले भाग के रूप में। अब जो प्रमाणित कार्य है, प्रमाणित कार्य यानी वर्क सर्टिफाइड की राशि प्रश्न में दी जाती है और यदि ये राशि न दी गई हुई हो, अगर ये नहीं दी गई है जैसे मैंने बताया था, तो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास दी हुई हैं उसके आधार पे हम इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन किन किन कंडीशंस में हो सकती है? कंडीशन नंबर 1, कैश रिसीव्ड एंड द परसेंटेज ऑफ सर्टिफाइड वर्क इज गिवन। देखिए, व्हेन देयर इज अ कंडीशन व्हेन कैश रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी अगर दिया हुआ है और परसेंटेज ऑफ सर्टिफाइड वर्क अगर ये दोनों चीज़ें दी हुई हैं, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला हम लगाएंगे वो है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी। हम क्या निकाल रहे हैं? वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। सो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड इज इक्वल टू अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ कैश रिसीव्ड ऑन वर्क सर्टिफाइड। यानी जो आपको कॉन्ट्रैक्टी से पैसा मिला है वो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और जो परसेंटेज वर्क सर्टिफाइड का कैश के रूप में आपको मिला है उससे इसको डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए एक जो कॉन्ट्रैक्टी है उसमें 1 लाख रुपए
उसको प्राप्त होते हैं और वर्क सर्टिफाइड का 80% उसको दिया हुआ है, तो वर्क सर्टिफाइड कितना हो जाएगा? 1,00,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है, डिवाइड बाई परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड, ये कैश रिसीव्ड का, ये क्या है? 80%। तो इसलिए 1,00,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइड बाई 80, तो इसलिए इस तरह से हम देखेंगे तो ये 1,25,000 रुपये वर्क सर्टिफाइड आ जाएगा। हमेशा कैश रिसीव्ड जो है उससे ज़्यादा होगा वर्क सर्टिफाइड, क्योंकि कैश रिसीव्ड कितना है? 1,00,000 रुपये, उसका एक निश्चित प्रतिशत 80% दिया है। जब 80% 1,00,000 है तो 100% कितना हो गया? 1,25,000। तो ये समझने की इसमें बात है। दूसरी स्थिति क्या है? व्हेन परसेंटेज ऑफ सर्टिफाइड वर्क गिवन इन बिटवीन कैश रिसीव्ड एंड रिटेंशन मनी। यदि प्रश्न में कॉन्ट्रैक्टी से जो धन प्राप्त हुआ है और कॉन्ट्रैक्टर द्वारा जो कॉन्ट्रैक्टी के द्वारा जो रिटेंशन मनी है उसका एक प्रतिशत दिया गया है, किस पर? वर्क सर्टिफाइड पर। तो हम वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कैसे निकालेंगे? द फार्मूला फॉर दिस वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड इज इक्वल टू कैश रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस रिटेंशन मनी परसेंटेज ऑफ रिटेंशन मनी। यहाँ पे अब हमने क्या किया है? आपको रिटेंशन मनी दिया हुआ था, 100 में से रिटेंशन मनी घटाते हैं, तो पहले मैंने आपको बताया था, तो क्या आ जाएगा? परसेंटेज ऑफ कैश रिसीव्ड ऑन वर्क सर्टिफाइड अपने आप आ जाएगा। तो चीज़ें अपने आप वही हमने देखनी है कि ऊपर आएगा कैश रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी मल्टीप्लाइड बाई 100 एंड डिवाइडेड बाई कैश परसेंटेज ऑफ कैश रिसीव्ड ऑन वर्क सर्टिफाइड। तो ये दो तरह से, एक तो सीधा दिया हुआ है तो ठीक है, सीधा नहीं दिया हुआ तो 100 में से हम रिटेंशन मनी को घटा देंगे तो परसेंटेज ऑफ कैश रिसीव्ड ऑन वर्क सर्टिफाइड हमारे पास आ जाएगा। ओके, मूव ऑन। अब हम तीसरी कंडीशन की बात करते हैं। रिटेंशन मनी एंड इट्स परसेंटेज इज गिवन ऑन वर्क सर्टिफाइड। रिटेंशन मनी दे दिया और परसेंटेज दे दी, परसेंटेज गिवन, ठीक है, ऑन वर्क सर्टिफाइड। अब निकालेंगे कैसे वर्क सर्टिफाइड का, किस तरह से निकालेंगे इसकी वैल्यू को? वैल्यू वर्क सर्टिफाइड इज इक्वल टू रिटेंशन मनी मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई परसेंटेज ऑफ रिटेंशन मनी ऑन वर्क सर्टिफाइड। बात वही है, रिटेंशन मनी से भी निकल जाएगा, रिटेंशन मनी मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई परसेंटेज ऑफ रिटेंशन मनी ऑन वर्क सर्टिफाइड। तो इस तरह से हम रिटेंशन मनी के परसेंटेज से भी इसको निकाल सकते हैं। ये इसकी थर्ड कंडीशन है। अब चौथी स्थिति इसकी क्या हो सकती है? व्हेन परसेंटेज ऑन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस टू सर्टिफाइड वर्क इज गिवन। यदि प्रश्न में प्रमाणित कार्य का ठेका मूल्य पर प्रतिशत या अनुपात दिया गया है तो उसी प्रतिशत और अनुपात के आधार पर हम वर्क सर्टिफाइड के कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 5 लाख रुपए और आपका वर्क सर्टिफाइड जो है वो है आपके कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 40%। तो वर्क सर्टिफाइड आपका 5 लाख का 40% यानी 2 लाख रुपए हो गया। यदि परसेंटेज के स्थान पे ये दिया हुआ है कि जो वर्क सर्टिफाइड है वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 3/5 है, 3/5 है 3/5 है, तो हम क्या करेंगे? वर्क सर्टिफाइड किस तरह से निकाल? 5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड डिवाइड बाई 5, ये 3 लाख आ जाएगा। तो इस तरह से भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देन कम्स वर्क अनसर्टिफाइड। ये तो हमने बात की हम कैलकुलेशन ऑफ वर्क सर्टिफाइड किस तरह से करते हैं अलग अलग कंडीशंस में। अब हम बात करते हैं वर्क अनसर्टिफाइड की। देखिए, मैंने आपको बताया था कि वर्क इन प्रोग्रेस के कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में जिसको हम दिखाते हैं उसके दो भाग होते हैं, एक वर्क सर्टिफाइड और दूसरा वर्क अनसर्टिफाइड। तो जो आर्किटेक्ट जिस मूल्य को, जिस काम को, जितने हिस्से को प्रमाणित कर देता है, सर्वेयर या आर्किटेक्ट, उसको तो हम कहते हैं वर्क सर्टिफाइड। और जिस हिस्से को अभी तक सर्टिफिकेशन नहीं मिला है, सर्टिफिकेशन प्राप्त नहीं हुआ है, उसको सर्टिफाई नहीं किया गया है, उसको हम कहेंगे वर्क अनसर्टिफाइड।
यानी वर्क इन प्रोग्रेस का वो हिस्सा जिसके लिए सर्वेक्षक यानी सर्वेयर के द्वारा कोई भी प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट ठेकेदार को नहीं दिया गया है। ठीक है, ये हो गया आपका वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क अनसर्टिफाइड की गणना हमेशा कॉस्ट प्राइस पे करेंगे, न कि ठेका मूल्य पर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वर्क सर्टिफाइड की कैलकुलेशन हमने किस पे की थी? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे, लेकिन यहां हम किस पे करेंगे? कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस पे करेंगे क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में तो क्या होता है? प्रॉफिट शामिल होता है। अब जो प्रमाणित कार्य है, प्रमाणित कार्य किए जाने के बाद के जो व्यय है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं कि यानी वर्क सर्टिफाइड के बाद किए गए जो एक्सपेंसेस हैं, जो व्यय हैं, वो अप्रमाणित कार्य यानी वर्क अनसर्टिफाइड का हिस्सा हैं। और वर्क अनसर्टिफाइड के इस प्रकार के जो हिस्से हैं वो दो हिस्से हैं, यानी इसे दो भागों में बांटा जाएगा। पहला हिस्सा कौन सा है? वर्क डन सिंस सर्टिफिकेशन। ये क्या है? ये वर्क अनसर्टिफाइड का पार्ट ए है। वर्क डन सिंस सर्टिफिकेशन यानी सर्टिफिकेशन होने के बाद के काम। सर्वेयर या आर्किटेक्ट के द्वारा जो प्रमाण पत्र देने का के बाद ठेके पे जो काम होता है, उस पर जो व्यय होते हैं, ये उन समस्त व्ययों का जो टोटल है वो अनसर्टिफाइड वर्क के नाम से जाना जाता है। यानी वर्क डन सिंस सर्टिफिकेशन, यानी सर्टिफिकेशन होने के बाद जो भी खर्चा उस पर होता है वो उस हिस्से में, ये पार्ट ए में इसके आएगा। दूसरा क्या है? स्टॉक एंड अनसर्टिफाइड वर्क। इसी का दूसरा हिस्सा वर्क अनसर्टिफाइड का। ठीक है, ये इसका दूसरा हिस्सा है। वर्क डन सिंस सर्टिफिकेशन पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा स्टॉक एंड अनसर्टिफाइड वर्क। यदि वर्ष के अंत में बचा हुआ स्टॉक और अनसर्टिफाइड वर्क या जो मटेरियल एट साइट है, या मटेरियल एट साइट और इन हैंड एंड वर्क अनसर्टिफाइड की जॉइंट अमाउंट आपको दी हुई है, तो उसे हम कहेंगे वर्क अनसर्टिफाइड। यानी ये सारी चीजें दी हुई होंगी। यदि कार्य का सर्टिफिकेशन वर्ष के अंत में खाता बंद करने की तिथि को ही हुआ है तो कोई अप्रमाणित कार्य शेष नहीं होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि काम का सर्टिफिकेशन, कार्य का सर्टिफिकेशन वर्ष के अंत में जब बुक्स को हम क्लोज करते हैं उसकी डेट को ही दिया हुआ है, तो इसका मतलब है देयर इज नो अनसर्टिफाइड वर्क। तो अनसर्टिफाइड वर्क को हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में वर्क इन प्रोग्रेस के दो हिस्से जो हैं, एक वर्क सर्टिफाइड और एक वर्क अनसर्टिफाइड, उसके रूप में दिखाते हैं। तो वर्क अनसर्टिफाइड वर्क इन प्रोग्रेस का दूसरा हिस्सा है। यदि प्रश्न में अप्रमाणित कार्य का कोई हिस्सा नहीं दिया हुआ है तो इसके लिए इसकी लागत की गणना करनी चाहिए। ये ध्यान में रखना चाहिए कि प्रमाणित कार्य यानी वर्क सर्टिफाइड और अप्रमाणित कार्य यानी वर्क अनसर्टिफाइड, ये दोनों ही खाते के बंद करते समय दोनों किए गए कार्य का हिस्सा होते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस का ये दोनों ही हिस्सा होते हैं। आज एक चीज मुझे आपको और बतानी है, वो है नोशनल प्रॉफिट, आदर्श लाभ जिसे कहेंगे। नोशनल प्रॉफिट क्या होता है? देखिए, जो इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनकी स्थिति में जब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड का योग और क्रेडिट साइड का जो योग है उसमें से घटाया जाता है, तो जो भी शेष बचता है उसे हम कहते हैं नोशनल प्रॉफिट। इसे ठेका खाते के डेबिट साइड में टू नोशनल प्रॉफिट कैरिड डाउन या टू बैलेंस कैरिड डाउन के हिसाब से दिखाते हैं। ठीक है, ये आपके वर्क सर्टिफाइड का मूल्य और आपके वर्क सर्टिफाइड की कॉस्ट, वैल्यू एंड कॉस्ट, दोनों के अंतर को बताता है। नोशनल प्रॉफिट हम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी ठेका इनकम्प्लीट है। जब एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस होगा ये तो ठेका कंप्लीट होने के बाद ही पता लगेगा। तो इसे हम उसके क्रेडिट साइड में टू नोशनल प्रॉफिट कैरिड डाउन या टू बैलेंस कैरिड डाउन के हिसाब से एक बार दिखा देते हैं, तो ये स्थिति रहती है। तो आपको ये सारी चीज़ें आज समझ में आई होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है इसका, आप ध्यान से इसको कीजिएगा। वर्क इन प्रोग्रेस मैंने आपको समझाया है, इसके दो हिस्से, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, और वर्क अनसर्टिफाइड में भी वर्क डन सिंस सर्टिफिकेशन एंड स्टॉक एंड अनसर्टिफाइड वर्क और नोशनल प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें
कॉन्सेप्ट मैंने आपको आज बताए हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। एक आखिरी लेक्चर इसका बचा है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग का पार्ट 4, वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।